हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी स्टोरी शुरू करी थी जिसका नाम था अ टेल ऑफ वेलोर, जिसमें हम मेजर सोमनाथ शर्मा की स्टोरी पढ़ रहे थे। तो इसी वीडियो का पार्ट 2 है। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में हमने स्टोरी यहाँ तक पढ़ी थी, कैसे इंजर्ड होने के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा अपने दोस्तों के साथ कश्मीर वैली गए थे। मतलब इन द सेंस अपने जो साथी सैनिक थे उनके साथ कश्मीर वैली गए थे, वहां पे कश्मीर की रक्षा करने, क्योंकि खबर मिली थी कि बाहर से पाकिस्तानी घुसपैठियां अंदर कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, इस वजह से वो लोग वहां गए थे। और फिर जब उन लोगों ने देखा कि आखिरी में डी कंपनी ट्रूप बची, जिसमें बहुत कम लोग हैं, मतलब मेजर सोमनाथ शर्मा का जो ट्रूप बचा था, बस वहां जो 2 बजे तक वापस आने वाले थे, उन्हें देख के पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के जो घुसपैठियां थे, उन लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। तो हमने कहानी कहाँ छोड़ी थी कि क्या 90 सोल्जर्स और 500 लोगों से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। ये क्विक रिकैप है हमारा कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमार्ग लॉन्च किया था। इंडियन आर्मी फिर जो हमारा कश्मीर था वो इंडियन आर्मी के अंडर आया था, फिर उसे इंडियन आर्मी को कश्मीर की रक्षा के लिए भेजा गया था। मेजर सोमनाथ के लेफ्ट आर्म में फ्रैक्चर था, वो फिर भी बादगम गए अपने साथियों के साथ, और डी कंपनी सिर्फ 90 सोल्जर्स के साथ ही बची थी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो क्या लगता है, क्या मेजर सोमनाथ की जो टीम है 90 लोगों की, वो उन 500 को हरा पाएंगे? आप लोग क्या करते? ये इन चीजों का मैं आंसर आपको अभी नहीं दूंगी, ये इन चीजों का आंसर आपको खुद पता चलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। आप लोग क्या करते अगर आप मेजर सोमनाथ की जगह होते? आप लोग वहां लड़ते, वापस आ जाते, हिम्मत से काम लेते, कैसे काम लेते? और आपको क्या लगता है कि क्या सोल्जर्स वहां पे फाइट कंटिन्यू करेंगे या वापस आ जाएंगे डर के? क्या लगता है आप लोगों को? इंडिया की बहादुरी के किस्से आप सब लोगों ने सुने हैं, तो आप सब लोगों को पता होगा ऐसे केसेस में इंडियन आर्मी क्या ही करती है। वो लड़ती है, अपनी आखिरी दम तक लड़ती है, जब तक वो दुश्मनों को पूरा सफासत नहीं करती थी, या जब तक उनके अंदर आखिरी सांस नहीं होती, वो उस दम तक लड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे वो 90 लोग बचे थे। तो पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उन्होंने श्रीनगर एयरफील्ड और उसके आसपास के एरिया को सराउंड करने का सोचा था, और मेजर सोमनाथ शर्मा को पता था कि अभी इस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है डिफेंड करना जब तक सपोर्ट या बैकअप नहीं आ जाता। उन्होंने सिचुएशन को असेस करा और उन्होंने अपने जो हेड थे उनको, जो भी उनके पास माइक्स होते हैं उनके थ्रू उन्होंने बोला कि आप एयर स्ट्राइक्स करवाओ जैसे तैसे, ताकि सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आए। और उन्होंने जो एयरक्राफ्ट है उन्हें भी गाइड करना पड़ता है कि दुश्मन कहाँ पे है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली और उन्होंने सारे जो एयरक्राफ्ट है उन्हें गाइड करा टारगेट्स को कि टारगेट यहाँ पे। और एरियल अटैक्स जो थे, मतलब जो एयरक्राफ्ट के थ्रू अटैक कराए हुए, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए ट्राइबल इन्वेडर्स, मतलब जो घुसपैठिया थे, उनको हिट करने, मतलब उनको मारने में। फिर भी जो घुसपैठिया थे वो कहीं ज्यादा था एज कम्पेयर टू डी कंपनी में। मतलब आप ये मान लो हर एक डी कंपनी के मेंबर को 7 घुसपैठियों को हासिल कर 7 घुसपैठियों को हैंडल करना था। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन थी, 7-1 का रेशियो था। और फिर भी जो मेजर सोमनाथ के मेन थे, उनके जो साथ में के सोल्जर्स थे, उन्होंने लड़ना जारी रखा। तो उसके बाद इतने ज्यादा नंबर में जब घुसपैठिया थे और इतनी जो फायरिंग हो रही थी उनकी तरफ से, क्योंकि इन लोगों के पास बैकअप भी नहीं था, इनके पास गोली वगैरह का भी इतना बैकअप नहीं था, इनके पास जितना था वो उसी से काम चला रहे थे। फिर भी ये लोग, उन लोगों ने डट के सामना करा, रेजोल्यूट, मतलब एकदम डिटरमाइंड होके कि हम कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डट के सामना करेंगे। और इस बीच भी जितनी जंग चल रही थी, मेजर सोमनाथ ने अपनी टीम को अच्छे से गाइड किया। उन्होंने, क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर था, वो इतना कुछ नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उन्होंने पूरी हिम्मत रखी, उन्होंने अपनी टीम को गाइड कर, अपने टीम मेंबर्स को गाइड किया, उनमें ब्रेवरी लाया, उनमें डिटर्मिनेशन लाया कि तुम लोग कर सकते हो, और वो उनको कॉन्टिन्यूसली इंकरेज कर रहे थे और उनकी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने, इनको इंजरी हुई थी, फिर भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा मैं किसी न किसी तरीके से तो अपने जो साथी है उनकी मदद करूं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो उनके साथी थे उनकी गन्स में मैगजीन्स, मतलब उनके जो खाली होती जा रही थी उसमें गोलियां भरनी शुरू कर दी,
ताकि, क्योंकि क्या होता है, मान लो आप गन से अटैक कर रहे हो और एक बार गन की गोली खत्म हो जाए तो आपको रिफिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो रिफिल का काम उन्होंने संभाला, वो उन्हें जल्दी जल्दी रिफिल करके दे रहे थे ताकि जो उनके साथी है वो अपनी जगह से ना हिले, वो वहीं खड़े होकर उन सब घुसपैठियों का डट के सामना करे। ठीक है, आप कुछ ऐसा सीन इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर सोमनाथ उनकी डट के सामना कर रहे हैं, मेजर सोमनाथ इनकी गोलियों में रिफिल कर रहे हैं, ये सब लोग डट के सामना कर रहे हैं और ऐसे ऊपर से एयर स्ट्राइक्स करी जा रही हैं। ठीक है, और ये बात मेजर सोमनाथ शर्मा ने कही थी जब उन्हें बोला गया था आप हट जाओ, अभी आप आगे देखोगे कि उन्हें ऑर्डर आए थे कि आप लोग आ जाओ, पर मेजर शर्मा ने कहा था मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं हर एक आखिरी इंसान तक लड़ूंगा, हर एक आखिरी घुसपैठिया तक लड़ूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने कदम जरा से भी पीछे नहीं लाऊंगा वापस आने के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा था, मैंने आपको बताया था उनके पास गोलियों का बैकअप नहीं था, तो उनके पास गोलियों का बैकअप जैसे जैसे खत्म हो जा रहा था, एम्यूटेशन मतलब बुलेट्स जो थे, बम वगैरह जो थे, जैसे जैसे उनके पास खत्म हो जा रहे थे, तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने हेडक्वार्टर्स में बताया कि मेरे पास ये सब खत्म हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि अब वापस आ जाओ, पीछे हट जाओ, और मेजर सोमनाथ शर्मा को पता था कि अगर वो पीछे हटे तो जो कश्मीर वैली है, श्रीनगर एयरपोर्ट है, इनके ऊपर घुसपैठिए अपना कब्जा कर लेंगे और उनसे छीनना इतना आसान नहीं होगा। तो उन्होंने बोला एनिमी मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, एनिमी मेरे से सिर्फ 50 यार्ड दूर है और वो बहुत ही ज्यादा है, और हमारे ऊपर मतलब बहुत उधर से गोलाबारी चल रही है और वो बहुत ज्यादा नंबर में है, पर मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक हर एक इंसान से लड़ूंगा, हर एक व्यक्ति से लड़ूंगा, जितने भी घुसपैठिए उन सबसे लड़ूंगा। ये बात मैंने आपको बताई, तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा में कही थी, जो एक इंस्पिरेशन वाली बात है कि कैसे इंजर्ड होने के बाद भी, कम अमाउंट में होने के बाद भी, सप्लाई कम होने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, जब तक हम लड़ सकते हैं मैं तब तक लड़ूंगा। उसके कुछ टाइम बाद ही, जब उनकी वहां पे बात है, उसके कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, सोमनाथ शर्मा बैठे हुए थे और वो अपने साथी किसी की मशीन गन में वो भर रहे थे, बुलेट्स भर रहे थे, उसी वक्त मोटर शेल मतलब बम, एक टाइप का बम उनके पास आया और वो वहां के फट गया। अब वो बम सामने से घुसपैठियों ने फेंका था, उनके पास वो आके फट गया और वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वहीं पे उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, वो शहीद हो गए। पर अब उनको जो ऑर्डर्स दे रहे थे, मतलब वहां पे जो सारे 90 लोग थे, उन्हें ऑर्डर कौन दे रहे थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। उनको जो ऑर्डर दे रहे थे, जब वो ही नहीं रहे तो उनकी बाकी जो लोग थे फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो अपने मेजर से इतना वो हुए थे, इंस्पायर हुए थे, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे डिस्पाइट लॉसिंग देयर मेजर फेज। ठीक है, उनके मतलब यहाँ पे यही बात बोली गई है कि अपने मेजर को खोने के बाद भी और सामने एनिमी जो न्यूमेरिकल सुपियोरिटी मतलब एनिमी उनसे ज्यादा थे, उसके बाद भी जो मेजर सोमनाथ के हीरोइक एक्शन थे, मतलब हाथ में लगे होने के बाद भी कैसे ना कैसे मदद करना, ये सब करना, उन्होंने इतना मोटिवेट करा कि उन्होंने अपनी जगह मतलब 6 घंटे और संभाली। ये सोचो कि उनके पास सप्लाई कम थे, फिर भी वो 6 घंटे और वहां पे डट के टिके रहे, उन्होंने एनिमी का सामना किया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग इतने एनिमी का सामना कर रहे थे, जो पीछे से हमारी पंजाब रेजिमेंट थी उनको श्रीनगर भेजा गया, मतलब सोल्जर्स को कैसे न कैसे करके वहां तक भेजा गया, जो बाकी कंपनी थी उनको भी आने का टाइम मिल गया। ठीक है, और जो इतना मेजर सोमनाथ शर्मा ने इतनी अपनी जो हीरोइक करेज दिखाई, उनके जो साथी थे वो इतना मोटिवेटेड थे, उनसे जो एनिमी थे वो सामने वाले इतने डिमोटिवेट हो गए, देवर लाइक कि इतने कम लोग हैं फिर भी हमारा इतना सामना कर रहे हैं, 300 से ज्यादा लोग उनके वो इंजर्ड हुए, और उनका जो मेन लीडर था जो उन्हें लीड कर रहा था वो भी बहुत इंजर्ड हुआ। और जो डी कंपनी का सेक्रीफाइस था, खासकर मेजर सोमनाथ का जो सेक्रीफाइस था, उनकी जो लीडरशिप थी उसने श्रीनगर को बचा लिया, क्योंकि वो लड़ते रहे और बाद में पीछे से बैकअप भी आया, फिर उन लोगों ने भी उनकी मदद करी और जिससे श्रीनगर बच गया। पर मेन यहाँ पे सिग्निफिकेंट काम किसका हुआ था, वो था डी कंपनी का और साथ में मेजर सोमनाथ शर्मा का। ठीक है, द 4th कमोन बटालियन वाज अवॉर्डेड द बैटल ऑनर, मतलब यहाँ पे जो डी कंपनी थी, ये 4th कमोन बटालियन थी, मैंने आपको बताया था, इन्हें अवार्ड दिया गया, बैटल ऑनर का अवार्ड दिया गया श्रीनगर में। और मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने नेशन के लिए, अपने वतन के लिए वो शहीद हो गए 24 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 24 साल की उम्र में शहीद हो गए, और उनके इसी ब्रेवरी के, उनकी इसी बहादुरी के एक्ट के लिए उन्हें
परमवीर चक्र से नवाजा गया, उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। और उनकी ये जो सारी उनकी ये जो लड़ाई, उनकी ये जो कहानी, इसमें हीरोइज्म, पेट्रियोटिज्म और करिज्म, मतलब अपने देश के लिए प्रेम, हिम्मत, भावना, ये सब दिखाता है। और वो परमवीर चक्र के पहले रेसिपिएंट थे, मतलब वो पहले इंडियन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला। उनकी डेथ के बाद उनकी सुप्रीम सेक्रीफाइस के लिए, उनकी बहादुरी की, गैलेंट्री मतलब बहादुरी के लिए, ठीक है। और अब हमने ये तो देख लिया कि 3 नवंबर को क्या हुआ था जिससे मेजर सोमनाथ शर्मा इतने जाने गए, पर अब हम उनकी थोड़ी लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। वो 31 जनवरी 1923 को बोर्न हुए थे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। उनकी जो फैमिली में थी वो मिलिट्री से ही चली आ रही थी, मतलब ये होता है ना कि दादाजी भी ऐसे ही कुछ थे, पापा भी ऐसे ही कुछ थे, तो इसमें यही समझ लो जनरेशन से। उनके पापा जो थे वो मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे, उन्होंने भी नेशन के लिए बहुत काम किए थे। देखो यहाँ दे रखा है मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा, उन्होंने भी नेशन के लिए बहुत काम किया था, बहुत कुछ किया था, बहुत जंगें लड़ी थी, जिसकी वजह से सोमनाथ शर्मा बहुत इंस्पायर हुए थे। और उनके जो दादाजी थे उन्होंने भी उन्हें महाभारत की बहुत कहानियां सिखाई थी, जिसकी वजह से बहुत इंस्पायर हुए थे। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन शेरवुड कॉलेज नैनीताल से करी थी, जहां और उसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंड्रस में उन्होंने अपनी मिलिट्री की, आर्मी की ट्रेनिंग पूरी करी थी। और जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लाइफ है वो एक प्रूफ है कि कैसे डिसिप्लिन और डेडिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर कैसा डेडिकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर कैसी करेज होनी चाहिए, इन सब का वो एक प्रूफ है, ठीक है। और यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा और बता रखा है कि जब वो 8th बटालियन में थे इन द 19th हैदराबाद रेजिमेंट, उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में भी करा था, जो अरकन कैंपेन में हुई थी बुर्मा में। और मतलब उनके जो किस्से हैं बहादुरी के वो बहुत जगह रजिस्टर्ड है। और पर जो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैच, मतलब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी, खास करके बैटल ऑफ बदगाम, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ही जाने जाते हैं। मतलब इनकी जो मेन कहानी जानी जाती है वो बैटल ऑफ बदगाम के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें इन्होंने जिस हिम्मत से ये लड़े हैं, इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया, इसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। वरना इनके और भी किस्से दर्ज हुए हुए मिलिट्री के रिकॉर्ड में, बट सबसे ज्यादा वो इसी किस्से के लिए जाने जाते हैं। तो जो इनकी लाइफ है, जो मेजर सोमनाथ शर्मा की लाइफ है, इनका जो सेक्रीफाइस, बलिदान है, वो हमें दिखाता है ड्यूटी, ऑनर, पेट्रियोटिज्म के बारे में, कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति कैसे कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, और ऑनर के मतलब सम्मानित, और देशभक्ति के लिए हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। ये सोल्जर्स के लिए, मतलब जो आर्मी के और सोल्जर्स है और हम जैसे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब ये एक प्रेरणा का काम करते हैं। और इनकी जो कहानी हमें याद दिलाती है कि कितने लोगों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए, हमारी पृथ्वी के, हमारी माता के लिए, मतलब हमारी माता देश के लिए, हमारे भारत के लिए कितने उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे यही बात बता रखी है कि कश्मीर वैली में, जहाँ पे मतलब जो वहां पे लड़ाई हुई थी वो कम हो गई, बट वहां पे अभी भी मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कहानी, जो उनके बहादुरी के किस्से हैं, जो उनका करेज है, वो सेक्रीफाइस है, वो अब भी वहां गूंजता है, या वहां अब भी वो इंस्पिरेशन का काम करता है। और उनकी इस करेज ने ये बनाए रखा कि जो भारत का झंडा है वो श्रीनगर में अब भी लगा रहा है। और उनका नाम मिलिट्री के जो बोलते हैं ना, सोने के पन्नों में या स्वर्ण इतिहास में लिखा गया है, ऐसे उनका नाम लिखा गया है। और जो उनकी लाइफ है वो एज मतलब इमोशनल, मतलब हमें थोड़ा याद दिलाती है कि हमें इस आज़ादी के लिए हमने कितने सेक्रीफाइसेस करे हैं, और कितने लोगों ने इसके लिए हम सेक्रीफाइस करा है। और इनकी स्टोरी सिखाती है कि कैसे सेल्फलेसनेस और ब्रेवरी, मतलब अपने लिए ना सोच के पहले दूसरों के लिए, मतलब होता है ना सेल्फलेस है, ये तो अपने बारे में कभी नहीं सोचता, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। ये कैसे और लोगों को इंस्पायर करेगा और आने वाली जनरेशन्स को मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, उन्हें गाइड करेगी कि उन्हें कैसे काम करना है। और उनका सेक्रीफाइस कभी भी भूला नहीं जाएगा। उनका जो नाम है वो ऑनर वॉल में भी लिखा गया, नेशनल वार मेमोरियल में। आप वहां जाओगे तो आपको उनका नाम दिखेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, 1C521, ठीक है। और ये फिर ये एक लेटर है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये एक लेटर है जो लिखा गया था
जिसमें 4th कमोन बटालियन को एज अ ब्रेवरी मतलब जो हमने पीछे बैटल का हमने अवार्ड पढ़ा था ना यहाँ पे कि बैटल ऑनर अवार्ड, उसके लिए उन्हें नॉमिनेट जब उनका नाम दिया गया था उसका, और खासकर जब मेजर सोमनाथ शर्मा का भी नाम रिकमेंड किया था तो ये उसका है कि कैसे उन्होंने जंग लड़ी थी। तो ये वो लेटर है, आपकी बुक में भी दे रखा है ऑनर्स एंड अवार्ड्स, देखो यहाँ लिखा है ना लेटर में ऑनर्स एंड अवार्ड्स की, ये लेटर है कि कैसे हम किस किस को सम्मानित कर रहे हैं। अब हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है, हमें जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी ने वैल्यूज दिखाई हैं उनके अंदर से हमें वैल्यूज सीखने को मिलती हैं अलग अलग। जैसे हमें पेट्रियोटिज्म की वैल्यू मतलब अपने देशभक्ति की वैल्यू सीखने को मिलती है, करेज हिम्मत की, लीडरशिप की, हमें सबको कैसे साथ लेकर चलना चाहिए, सबको कैसे लीड करना चाहिए, सेल्फलेस सर्विस, हमें अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने नेशन के बारे में सोचना चाहिए, नेशन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और डिटर्मिनेशन हमेशा हमारे अंदर, हम डिटरमाइंड होनी चाहिए कि हाँ ये मुझे करना है तो करना है। मेजर सोमनाथ शर्मा यह डिटरमाइंड थे कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, हम लोग आखिरी पॉइंट तक लड़ेंगे पर हम श्रीनगर उनके हाथों नहीं जाने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये डिटर्मिनेशन थी उनकी, और उनके डिटर्मिनेशन से उनके जो साथी थे वो भी इतने ज्यादा इंस्पायर हुए, इनकरेज हुए कि वो लोग भी अपनी आखिरी सांस तक वहां लड़ते रहे। ठीक है, अब ये है कि अगर आपको परमवीर चक्र दिया जा रहा है तो आप अपने अंदर की कौन कौन सी क्वालिटीज है जो चाहोगे कि लोग याद रखें कि मैं करेजियस था, मैं सेल्फलेस हूँ, या फिर मैं बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हूँ। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन कौन सी क्वालिटीज चाहते हैं जो लोग आपकी याद रखें। बाकी इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक पोम शुरू करेंगे इसी यूनिट की जो एक मदर के बारे में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आज का जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।